नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग सामान्य अध्ययन NCERT बेस्ड कक्षाओं के साथ उपस्थित है। इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे भूदृश्यों की शिल्पकारी। यह हमारी 11वीं कक्षा है, टॉपिक 11 है। इसके पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए बात करते हैं भूदृश्यों की शिल्पकारी के बारे में बात करेंगे। विवर्तनिक हलचलों तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बनने वाली भू आकृतियां धरातल पर कार्यरत बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा लगातार बदलती रहती है। जो विवर्तनिक हलचलें होती हैं, ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, उससे बनने वाली भू आकृतियों में बदलाव होता रहता है। भूदृश्यों की शिल्पकारी के प्रमुख घटक हैं। क्या इस भूदृश्य का जो बदलाव होता है उसकी शिल्पकारी मतलब उसका जो संरचनात्मक स्वरूप है या उसकी संरचना है या उसकी आकृतियों में परिवर्तन है, उसके निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? अपक्षय, उसमें पहला कारण आता है अपक्षय का। अपक्षय किसे कहते हैं? जब शैल पृथ्वी के धरातल पर उसके निकट पर्यावरण में खुले पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इसका मतलब जब शैल धरातल पर स्थिर रहते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्षय निश्चित है। शैलों का यह विघटन तापमान एवं दाब में परिवर्तन के कारण वायु एवं जल के प्रभाव तथा जानवरों पौधों के कार्यों द्वारा होता है। इस समस्त प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं कि जो अगर कोई वस्तु धरातल पर शैल पर पड़ा है तो उसमें समय के साथ पृथ्वी के दाब, उष्मा, ताप या मानवीय क्रियाकलाप हो या पेड़ पौधों के या जानवरों के क्रियाकलाप के द्वारा उसमें निरंतर कमी होता है, ह्रास होता है, जिसको हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को अक्सर भूदृश्यों के क्रमण की पहली स्थिति कहा जाता है क्योंकि यह मृदा निर्माण की प्रथम शर्त है। अपक्षय को क्या कहा जाता है? भूदृश्यों के क्रमण की पहली, क्योंकि अपक्षय से ही मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है। वह 3 प्रकार से होता है। अपक्षय कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, एक भौतिक और रासायनिक और जैविक। तो भौतिक अपक्षय की बात कर लेते हैं। शैलों में भौतिक अपक्षय से रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि शैलों में यह अपक्षय कई प्रकार से होता है। आइए उन प्रकार को भी जानते हैं। पहला प्रकार कि जब शैल गर्म होते हैं तो उसका निर्माण करने वाले खनिज फैल जाते हैं। जब शैल गर्म होंगे तो उनका निर्माण करने वाले खनिज होंगे वो फैल जाते हैं तथा शैल के ठंडे होने पर सिकुड़ जाते हैं। प्रतिदिन बारी बारी से शैलों के फैलने और सिकुड़ने के कारण शैल कमजोर हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। जब शैल गर्म होते हैं तो उसके निर्माण करने वाले जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वह क्या होते हैं? फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। तो इससे क्या होता है? शैल कमजोर होता है। शैल कमजोर होता है तो वह टूट जाता है। अगला कैसे अपक्षय होता है कि तापमान में परिवर्तन शैलों की दरारों में भरे हुए जल को प्रभावित करता है। अर्थात रात्रि में तापमान की कमी के कारण दरारों में भरा जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शैलों का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है कि जो शैलों में दरार होता है उसमें पानी होता है, रात के समय वह क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाने से क्या होता है? फैलाव हो जाता है तथा दाब के कारण दरार और अधिक चौड़ी हो जाती है। इस प्रकार दरारों के चौड़े रहने से अनेक टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को पाले या तुषार का कार्य भी कहते हैं। बात यह कह रहा है कि जो शैल होते हैं, 2 शैल, इसके बीच में दरार होता है। पानी जब जम जाता है, बर्फ हो जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है और अत्यधिक दबाव के कारण ये टूट जाते हैं। यह भी एक भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। एक अगली प्रक्रिया होती है भौतिक अपक्षय में कि दिन और रात के तापमान में परिवर्तन के कारण उनमें फैलाव तथा सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे शैलों की बाहरी परत टूटकर अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया अपसल्कन कहलाती है। अपसल्कन क्या होती है कि जो शैलों की बाहरी परत टूटकर अलग हो जाती है उसको अपसल्कन कहते हैं। अपसल्कन की प्रक्रिया सामान्यतः ग्रेनाइट शैलों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अपसल्कन की प्रक्रिया सभी प्रकार के शैलों में पाई जाती है। केवल ग्रेनाइट प्रकार के जो शैल होते हैं उसमें अपसल्कन की प्रक्रिया पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं रासायनिक अपक्षय का। तो शैलों में रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है। शैलों में रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है। जल अथवा वायु की रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप शैलों का खनिज संगठन बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी लोहे की छड़ को बाहर खुले में रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात उसमें जंग लग जाता है। यह ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगर लोहे को खुले में रख दिया जाए तो ऑक्सीकरण के कारण उसमें जंग लग जाएगा तो उसकी परत बन जाएगी। इससे उसमें भी एक प्रकार का अपक्षय होता है। इस प्रकार के अपक्षय को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं।
जैविक अपक्षय की बात कर लेते हैं। जैविक अपक्षय निम्न प्रकार से होते हैं। जब बीज सैलों की दरारों में उग जाते हैं, पौधों के बढ़ने के साथ साथ उनकी जड़ें भी बढ़ने लगती हैं, जो सैलों की दरारों की दीवारों पर दबाव डालती है और उन्हें चौड़ा कर देती है और साइड टूट जाते हैं। आप देखे होंगे जो हमारी दीवार होती है, दीवार, उसमें जब पेड़ उग जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वहां की दीवारें टूट जाती है। वही कह रहा है कि सैलों की दरारों में जब पौधे उगते हैं, पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं, सैल की दरारें चौड़ी होने लगती हैं और वो टूट जाती हैं। भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाले प्राणी तथा मनुष्य भी सैलों के विखंडन की प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाले जंतु भी और मानव भी इस प्रकार का अगर क्रियाकलाप करता है तो वह भी सैलों के विखंडन के लिए जिम्मेदार होता है। कर लेते हैं बृहद क्षरण क्या होता है। पृथ्वी के धरातल पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण सभी पदार्थों को ऊपर से नीचे की ओर खींचता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण काम करता है, यही तो कारण है कि ऊपर से जो वस्तु गिरती है वो ऊपर नहीं जाती है, नीचे गिरती है, वही बात करता है। यह बृहद क्षरण अथवा बृहद संचलन की प्रक्रिया कहलाती है। यह क्रिया कई प्रकार से घटित होती है। पर्वतीय ढालों पर असंगठित सैलखंड टूटकर ढाल के साथ नीचे खिसकने लगते हैं। सैलों के खिसकने अर्थात लुढ़कने की यह प्रक्रिया सैलों के आकार, उनमें निहित मात्रा, ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगर बहुत ऊंचा है, अचानक टूट गया, तेजी से आएगा, धीरे धीरे टूटा, तो वही बता रहा है। यह गाद साधारण ढाल से नीचे की ओर खिसकते हैं। यह मृदा प्रवाह कहलाता है। मृदा प्रवाह कहलाता है। यदि जल में संतृप्त चूर्ण सैल की तीव्र ढाल के साथ नीचे की ओर आते हैं तो यह पंख प्रवाह कहलाता है। अक्सर जब मृदा तथा सैलों के टुकड़े तीव्र ढाल के साथ नीचे खिसक कर आते हैं तो इसे भूस्खलन कहते हैं। जब मृदा तथा सैलों के टुकड़े अचानक खिसक कर नीचे आते हैं तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन मतलब पृथ्वी के फटने की घटना को हम भूस्खलन साधारणतः कहते हैं। इसका निर्माण, मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर अधिकतर भाग मृदा आवरण से ढका हुआ है। यह मृदा सैल कण तथा जैविक पदार्थों अर्थात ह्यूमस जो वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होते हैं का मिश्रण है। जो मृदा होता है वो किसका है, सैलों का टूटा हुआ, वनस्पतियों के टूटे हुए जो सड़ जाते हैं वही मृदा का निर्माण करते हैं। यह मृदा को उपजाऊ भी बनाते हैं। मृदा का निर्माण सैलों के अपक्षय तथा अपर्दन और पौधों एवं जानवरों के विघटन से होता है। मृदा का निर्माण किससे होता है, पहला सैलों का अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, पौधों एवं जानवरों का विघटन हो गया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हम लोग बहुत मोटी मृदा की परत को काट लेते हैं, बेकार कर देते हैं। तो जानकारी के लिए यह पता चला कि 1 सेंटीमीटर जो चौड़ी मृदा होती है उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का विकास क्षैतिज परतों में होता है। क्षैतिज ऐसे नहीं होता है, मृदा का विकास इस प्रकार होता है, ऐसे नहीं होता है। इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसको हम क्षैतिज कहते हैं। आगे परतों के आधार पर मृदा को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आइए परतों के आधार पर मृदा के भागों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। क्रमण तथा तल संतुलन के कारण, जैसे बहता हुआ जल हुआ, भौम जल हुआ, हिमानी, पवन, समुद्री तरंगे क्रमण के प्रमुख कारण है। यह कारक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हुए भू पदार्थों का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कर भूदृश्यों के स्वरूप को बदलते रहते हैं तथा कई विविध प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। क्रमण तथा प्रत्येक कार्य विशिष्ट भूदृश्यों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। क्रमण के प्रमुख कारण है। क्रमण कैसे होता है, एक प्रवाहित जल, जब छोटी छोटी धाराओं में जल, जब छोटी छोटी धाराओं, सरिताओं तथा नदियों के रूप में बहता हुआ जल क्रमण का सबसे अधिक व्यापक कारण है। जैसे ही वर्षा धरातल पर गिरती है यह जल ढाल का अनुकरण करके नीचे आता है। जब वर्षा ऊपर गिरती है तो ढाल का जैसे जैसे ढाल नीचे आएगा वैसे वैसे वर्षा नीचे आती है। जल की इस गति को अपवाह कहते हैं। अपवाह मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो बहना होता है, जल का नीचे गिरना होता है, उसको हम अपवाह कहते हैं। यह अपवाह अर्थात जल की गति धरातल की ढाल, वर्षा की मात्रा और पौधों के आवरण के विस्तार से प्रभावित होती है। वर्षा की मात्रा कितनी है, उसका प्रवाह कैसा है, वहां पर पौधे कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है कि जल का अपवाह कैसा होगा। वर्षा का जल अक्सर मृदा की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। इससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। वर्षा का जल क्या होता है, जब तेज वर्षा का जल होगा तो मृदा की जो ऊपरी परत है उसको बहा ले जाएगा, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं।
उपजाऊ मिट्टी बहकर कहीं और चली जाती है। क्या होता है अपर्दन? वह प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर शैल पदार्थों एवं मृदा के ऊपरी संस्तर हट जाते हैं, या शैल जो है इसका ऊपरी संस्तर हट जाएगा, या जो मृदा है उसका ऊपरी संस्तर मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है। बता दें कि जो शैल हो चाहे मृदा हो उसके कई संस्तर होते हैं, मतलब जैसे 1 2 ऐसे तो ये हट जाएगा धीरे धीरे, वही बात कर रहा है। अपर्दन के प्रकार, अपर्दन के प्रमुख प्रकार हैं परत अपर्दन, अवनलिका अपर्दन और नलिका अपर्दन। परत अपर्दन क्या होता है? घनघोर वर्षा के दौरान अफवाह की मात्रा बहुत अधिक होती है और पौधों के आवरण के अभाव में अफवाह बहुत बड़े क्षेत्र से मृदा परत को बहा ले जाता है, जिसे परत अपर्दन कहते हैं। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? वर्षा का जल ऊंचे नीचे भूभागों में बहता है, तब वह मृदा को नीचे गहरा करता है, जिससे छोटी और गहरी नालियां बन जाती है, अवनलिका कहते हैं। जैसे वर्षा का जल नीचे आता है और जो नाली बन जाती है अवनलिका, उसको हम कहते हैं। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? जब अवनलिकाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं तथा गहरी होती जाती हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है, तो इसे अवनलिका अपर्दन कहते हैं। अवनलिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप अनेक खंड बन जाते हैं। ग्वालियर से आगरा जाने वाले मार्ग में चंबल की घाटी अवनलिका अपर्दन का उदाहरण है। सबसे अधिक गंभीर प्रकार का पर्यावरणीय विनाश है। यह 1 सेंटीमीटर मृदा की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, वहीं मृदा अपर्दन शीघ्रता से इसे बहा ले जाता है। इसलिए मृदा अपर्दन रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती करिए, समोच्च रेखीय जुताई करिए, वनारोपण करिए, बांध बनाइए, अवनलिकाओं की रोकथाम हेतु उपाय करने चाहिए। आइए बात कर लेते हैं नदी का कार्य। नदी का क्या कार्य होता है? जल का बहता हुआ भाग नदी अथवा सरिता कहलाता है। नदी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण घाटी में ढाल के अनुरूप नीचे बहती है। जिस स्थान से नदी निकलती है वह नदी का उद्गम स्थल होता है, और जहां जल बहुत बड़े भाग जैसे झील, सागर या महासागर से मिलता है वह स्थान नदी का मुहाना या नदमुख कहलाता है। जहां से नदी निकलती है वह उसका उद्गम स्थान होता है, और जहां वह मिल जाती है वह उसका मुहाना कहलाता है। नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक की यात्रा में 3 प्रमुख कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य कर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती है। नदी अपने उद्गम से लेके और अपने मुहाने तक जाती है तो 3 प्रकार के प्रमुख कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है? एक अपर्दन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है और निक्षेपण का कार्य। निर्मित भू आकृतियां, नदियां किस प्रकार से अपर्दन का कार्य करती है? यह धरातली शैलों की प्रकृति, नदी के अपने वेग तथा उसके साथ बहने वाले पदार्थों पर निर्भर करता है। एक और नदी अपने किनारों पर अपर्दन कर चौड़ी घाटी निर्माण, घाटी को चौड़ा कर देती है। या नदी बह रही है तो अपने किनारे चौड़ी घाटी का निर्माण करती है, और दूसरी ओर नदियों द्वारा लाए गए शैलों के टुकड़े को तल को रगड़ कर गहरा कर देती है। ढालों पर नीचे की ओर रखते हुए शैल खंड आपस में रगड़ कर गहरा कर देते हैं। नदी के ऊपरी मार्ग में लंबवत अपर्दन के कारण नदियां तीव्र ढाल बहने वाले महाखड्डों का निर्माण करती हैं, और जब नदी के मार्ग में पहले कठोर शैल और उसके बाद अपेक्षाकृत मुलायम शैल आ जाते हैं तो जलप्रपात तथा क्षिप्रिका का निर्माण होता है। मुलायम शैल आसानी से अपर्दित होने के कारण, जो मुलायम शैल होंगे वो आसानी से अपर्दित मतलब टूट जाते हैं, कारण नदी कठोर शैल के किनारे लंबवत नीचे की ओर गिरने लगती है। द्वारा निर्मित भू आकृतियां कौन सी है? नदियां अपने साथ साथ जिन अपर्दित शैल पदार्थों को बहाकर ले जाती है उनमें कुछ पदार्थ नदियों के अपर्दन कार्य में सहायता करते हैं। नदियों द्वारा, जैसे नदी के पानी के द्वारा पत्थर लाया गया तो पत्थर क्या करेगा? जो जो शैल होंगे या मिट्टी होगी उसको ज्यादा काटता हुआ चला जाएगा, अपर्दित करता हुआ चला जाएगा। वही कह रहा है कि नदियां अपने साथ जिन अपर्दित शैल पदार्थों को बहा कर ले जाती है उनमें कुछ पदार्थ नदियों के अपर्दन कार्य में सहायता करते हैं। नदियों द्वारा ढोकर ले जाने वाले अपर्दित पदार्थ की मात्रा उसका भार कहते हैं। एक बड़ी और तेज बहने वाली नदी छोटी और धीमी बहने वाली नदी की अपेक्षा अधिक भार बहाकर ले जा सकती है। नदी कुछ पदार्थों को घोल के रूप में ले जाती है, जैसे नमक एवं चूना, चीका मिट्टी तथा गाद जैसे पदार्थ नदी के जल में लटके रहते हैं। मोटे तथा भारी पदार्थ बालू और पत्थरों के टुकड़े लुढ़कते हुए तथा नदी तल को रगड़ते हुए चलते हैं। जब तक नदी में भार ढोने की क्षमता होती है तब तक वह पदार्थों का परिवहन करती है, और परिवहत शैल नदी, झील, सागर तथा महासागरों जैसे जलाशयों के तल पर धीरे धीरे इकट्ठा। इस कक्षा की हमने जाना अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय आदि आदि हमने प्रकारों को जाना।
जो अपरदित शैल होते हैं वह नदी की धारा पर किस प्रकार को प्रभावित करते हैं, नदी की धाराएं किस प्रकार के शैलों का निर्माण करती है, कैसे वह चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है, इन तमाम मुद्दों को हमने जाना। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए कि हमारी कक्षा को कैसे और बेहतर बनाना चाहिए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।